फिर विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10th के साइंस की बुक का एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। और देखो, प्रकाश का वेग 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये तो हो गया आपका प्रकाश। अब पढ़ते हैं कि प्रकाश के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो देखो, प्रकाश के गुणधर्म। पहला गुणधर्म होता है प्रकाश सीधा गमन करता है। यदि इसके रास्ते में कोई अवरोध नहीं आएगा तो ये सीधा गमन करता रहेगा। तो देखो, सीधा गमन, जैसे मान लो ये चल रहा है प्रकाश। अब देखो, दूसरा है इसका परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने परत से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तन कहते हैं। जैसे मानो ये कोई समतल या चिकना पृष्ठ है और यहाँ से प्रकाश की किरण आई और इसे टकराई और टकराने के बाद में इसी माध्यम वापस लौट गई, तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे। अब देखो, अपवर्तन। अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा चेंज हो जाती है, उसे हम अपवर्तन कहते हैं। मानो ये विलोम माध्यम है और ये संगन माध्यम है। संगन माध्यम वायु, आकाश, कुछ भी हो सकता है। मानो कोई प्रकाश किरण यहां से आ रही है और अपवर्तन के पश्चात कुछ झुक जाती है, इसको इस तरफ जाना था, ये झुक गई थोड़ी, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अपवर्तन और परावर्तन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सीधा गमन के बारे में अपनी बुक में नहीं है, तो इसीलिए हम पूरे लेसन में अपवर्तन और परावर्तन के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखो, इसको मैं इरेज कर दूं, उतार लो आप। अब पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। पहले परावर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बाद में अपवर्तन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ या फिर चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। ये पढ़ी थी हमने परिभाषा। ये आने वाली किरण है और ये जाने वाली। आने वाली किरण क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। ये अभिलन हो जाएगा।
ये अभिलंब है, यहाँ वाला कोण बन जाएगा आपका आई और यहाँ वाला कोण बन जाएगा आर। आई कोण को बोलते हैं आपतन कोण, और आर कोण को बोलते हैं परावर्तन कोण। ये तो गए इनका डायग्राम। अब देखो परावर्तन का पहला नियम क्या है कि आपतन कोण यानी आई और आर यानी परावर्तन कोण दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तीनों एक ही तल पर मौजूद होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये तो गया आपका परावर्तन के नियम। अब प्रकाश का परावर्तन करवाने के लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी दर्पण की, तो अब हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। देखो दर्पण क्या होता है, कोई भी पोलिस या समतल सतह जो परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनाती है उसे हम दर्पण कहते हैं। अब देखो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, देखो इसको आप एक बार लिख लो। अब दर्पण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखो दर्पण दो प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार। पहला हो गया आपका समतल दर्पण, और दूसरा हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब देखो समतल दर्पण की परिभाषा। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये लिखना बहुत जरूरी भाई, परावर्तक पृष्ठ यानी जहां से परावर्तन होता है, समतल व सपाट हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका अवतल दर्पण और एक हो गया उत्तल दर्पण। अब देखो अवतल दर्पण की परिभाषा।
अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी? गोली दर्पण, गोली दर्पण, दर्पण जिसका, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अंदर की ओर वर्कित हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। डायग्राम देखो, जैसे मानो ये कोई मुख्य एक्स है, तो यहां से ये कोई गोली दर्पण है, तो देखो ये बाहर की तरफ इसका पॉलिश किया होगा और यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट या फिर वक्रता केंद्र होगा। इस मुख्य एक्स के सारे नाम की डिटेल है, बाद में पढ़ेंगे। एक बार इतना ही देखो, आपकी अवतल दर्पण का डायग्राम है इस प्रकार होता है। अब पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, इसको आप लिख लो। अब देखो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोली दर्पण, गोली दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर की ओर वर्कित हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कोई ये मुख्य एक्स है और ये गोली दर्पण है, वर्कित कहाँ है? बाहर की ओर, तो ये वाला पार्ट क्या है? इसका पॉलिश किया हुआ है, तो इसका वक्रता केंद्र ये होगा। अब देखो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगी? देखो हेडिंग डालो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखो कैसा होगा। आभासी होगा, एक तो आभास होगा कि भाई यहाँ सामने मेरी तस्वीर है ना, वो वह सीधा होगा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब होगा। समान दूरी पर बनेगी, जितना आप दूर रहो उतना ही दूर दिखेगा, समान दूरी व समान ऊंचाई। और पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब होगा। और आवर्धन कितना होगा इसका? 1+ होगा। आवर्धन के बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। पार्श्व परिवर्तित प्रतिबिंब का मतलब है, जिस प्रकार से एम्बुलेंस के नाम को उल्टा लिखा होता है ताकि आगे चलने वाले वाहन को क्या है? सीधा दिखे। तो पार्श्व जो आपका दिखने वाला होगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट वाला आपको राइट में दिखेगा, इसको बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। गोली दर्पण से संबंधित शब्द, गोली दर्पण से संबंधित शब्द। देखो ये गोल दर्पण बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं हम एम, इसको बोलते हैं एन, और एम और एन को बोलते हैं दवार। परिभाषा देख लो,
गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के यास को हम द्वारक कहते हैं। जो ये इस पूरी सीमा रेखा का जो यास होगा इसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक। इस पॉइंट को बोलते हैं पी, पी को बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव। अब ध्रुव की परिभाषा देख लो क्या होती है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, बस। अब देखो इसका जो गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है, तो इस गोले का मानो ये गोला है, तो इस गोले का जहां पे सेंटर पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र सी, इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र सी। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है और इस गोले का केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुवीय बिंदु के बीच में एक पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं, एकदम बीचों बीच में होगा, इसको हम बोलेंगे फॉक्स। फॉक्स। अब देखो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको सी पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखो फॉक्स दूरी, फॉक्स दूरी को हम एफ पी से लिखते हैं, फॉक्स दूरी को, है ना, फॉक्स दूरी, तो इसको हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो वक्रता त्रिज्या और फॉक्स दूरी में संबंध क्या है, देखो वक्रता त्रिज्या और फॉक्स दूरी, फॉक्स दूरी को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। इसमें संबंध क्या है, यानी जो आपका कैपिटल आर होता है ये 2f के इक्वल होता है, यानी वक्रता त्रिज्या है और फॉक्स दूरी की दुगुनी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, देखो इसको आप लिख लो जैसे यदि क्वेश्चन भी आ सकता है ना, तो देखो एग्जांपल फॉर, यदि आपको क्वेश्चन दे दे कि फॉक्स दूरी है वो आपके पास 5 सेमी, 5 सेमी, तो वक्रता त्रिज्या बताइए, बताओ। तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो क्या करोगे, r इक्वल टू 2f और r इक्वल टू 2f, कितनी देर की 5 सेमी दे दी, ये हो जाएगी आपकी वक्रता। आपको दे रहा हूँ एग्जांपल, वो आप करो और कमेंट में बताओ कि इसके आंसर कितना आएगा ना। वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या है वो आपको दे रखी है, वक्रता त्रिज्या है यानी कि कैपिटल आर है वो आपको दे रखी है 30 सेमी, ठीक है, 30 सेमी दे रखी है। तो बताओ फॉक्स दूरी यानी एफ की दूरी, इसका आंसर कितना आएगा वो आप हमें कमेंट करके बताओ। और अगले वीडियो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। अवतल दर्पण